गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपन ने पढ़ा था फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन बी वेक्टर। ठीक है, मतलब कोई भी गतिशील आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र में कितना बल अनुभव करता है, वो चीज अपन ने की थी। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखा जाए तो उस चालक पर कितना चुंबकीय बल लगता है, ये अपन देखने जा रहे हैं। तो चलो देखो, चालक में, धारावाही चालक में आप जानते हैं क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गतिशील अवस्था में। जैसे अपन चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो अंदर इलेक्ट्रॉन्स गतिशील अवस्था में होते हैं, अपवन वेग v से गति कर रहे होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में अगर ये चालक रखा हुआ है तो एक्चुअल में जो बल लगता है वो अंदर जो आवेश गति कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो गति कर रहे हैं उस पे लगता है चुंबकीय बल, जो अपन ने कल टॉपिक पढ़ा था उसके अनुसार F बराबर QVB। ठीक है, F बराबर Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बनेगा था। तो बल एक्चुअल में किस पे लगता है? चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉनों पे लगता है चुंबकीय क्षेत्र के कारण। परंतु वो इलेक्ट्रॉन इस चालक से बाहर तो निकल कर आ नहीं सकते। ठीक है, इसलिए बल हमें किस पर महसूस होता है? उस चालक पर। हमें लगता है कि चालक पर बल लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में कहां लग रहा होता है? उस गतिशील आवेश पर लग रहा होता है। ठीक है, तो देखिए यहां हम देखें बच्चों, इस प्रकार से देख रहे धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। ये बच्चों इस प्रकार से धारावाही चालक है, छड़ है एल लंबाई की, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पे रखा हुआ है। तो हम देखते हैं बच्चों, एक्चुअल में यहाँ पे इसमें हम ही मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, धारा इधर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? इस तरफ, धारा के विपरीत। यही मान लो चलो कि धनावेश की गति दिखाना चाहें तो हम धारा की दिशा में दिखा सकते हैं कि धनावेशों का वैसे गति इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, परंतु अगर धनावेश की गति अगर अपन सोचें तो हम यूं सोचेंगे कि धनावेश किधर जा रहा होगा? इस दिशा में। ये धनावेश गति कर रहा होगा v वेग से, धनावेश। ठीक है, धनावेश v वेग से इस तरह से गति कर रहा होगा धारा की दिशा में। तो हम यहाँ पे देखिए, इसमें इस बल का मान क्या होता है? जो अपन ने पढ़ा फॉर्मूला, F वेक्टर इक्वल टू, क्या लिखा? F वेक्टर इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, लिख चुके हैं अपन फॉर्मूला कल। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पे इसमें मैं एक काम करूं, T से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, इस तरह से कर सकते हैं। T से मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, T से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। क्यों किया? इससे क्या हो? देखिए Q बटा T क्या बन जाएगा? I। ये तो गया I। अब V इंटू T, वेग इंटू समय क्या बन जाती है? लेंथ, मतलब ये जाएगा L वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे T क्या है बेटा? इस सिरे से इस सिरे तक गति होने में लगा समय, तो L V इंटू T क्या बन जाएगा? L बन जाएगा क्रॉस, और ये B वेक्टर ही सही। तो इस F वेक्टर का मान कितना आया? F वेक्टर आया I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये आया सूत्र I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब बच्चों इसके अगर परिमाण की बात करें तो परिमाण कितना आएगा? परिमाण F बराबर ये जाएगा I L B साइन थीटा। ठीक है, और इसकी दिशा की देखें तो क्या आएगी? F वेक्टर की दिशा, F वेक्टर की दिशा किधर की ओर बच्चों? यहाँ पे L क्रॉस B आ रहा है तो हम बोलते हैं L क्रॉस B की ओर। F वेक्टर दिशा L क्रॉस B की ओर है। ठीक है, मतलब सदिश गुणनफल की ओर है। ठीक है, मतलब बच्चों देखो इस प्रकार से अगर तल में ये चुंबकीय क्षेत्र इधर है, ये L वेक्टर इस दिशा में, तो हम L क्रॉस B कैसे निकालते हैं? दाएं हाथ की उंगलियों को L से घुमाएंगे B की ओर। तो देखिए L से मैं B की ओर उंगलियां घुमा रहा हूं, L से B की ओर, अंगूठा कहां आएगा? नीचे की ओर। तो यहाँ पे जो बल लगेगा इस पे बल कहां आएगा? नीचे की ओर। सीधे हाथ की उंगलियों को अपन ने घुमाया L से B की ओर, अंगूठा नीचे की ओर आ रहा है, अर्थात जो बल है इस प्रकार से इस दिशा में लगेगा बल इस चालक तार पे। तो देखिए इस बल की दिशा है, मतलब ये नीली रेखा आ रही है, ये लाल रेखा के भी लंबवत है और एक काली रेखा के भी लंबवत है। मतलब ये जो बल है वो चुंबकीय क्षेत्र भी लंबवत होता है और तार की लंबाई के भी लंबवत लग रहा होता है। तो हम कह सकते हैं अतः ये जो F वेक्टर है, F वेक्टर परपेंडिकुलर L वेक्टर भी है एंड F वेक्टर परपेंडिकुलर B वेक्टर भी है। और फिर आप जानते हो जब भी दो सदिश लंबवत होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो, बिंदु गुणनफल जीरो होता है। तो F का L के साथ बिंदु गुणनफल जीरो आएगा, और ये दोनों भी लंबवत हैं इसलिए इनका भी आपस में बिंदु गुणनफल जीरो बनेगा। F वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर भी क्या आएगा? जीरो। ठीक है, चलो अब इस पे हम केस देखें अलग अलग। केस नंबर 1, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है, मतलब L वेक्टर B वेक्टर के पैरेलल है, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज है, लंबाई भी क्षैतिज है, तो L वेक्टर, अच्छा L वेक्टर किधर लिखना बच्चों? जिस तरफ धारा प्रवाहित हो रही है उधर हमें L वेक्टर लेना होता है। ठीक है, तो धारा दाईं ओर जा रही है, ठीक है, मतलब L वेक्टर दाईं ओर है, चुंबकीय क्षेत्र दाईं ओर है, दोनों समांतर है, इसलिए F का मान क्या आएगा? 0, क्योंकि साइन 0 का मान हम जानते हैं F बराबर I L B साइन थीटा होता है। थीटा 0 पुट करेंगे तो ये मान 0 जाएगा, अर्थात लगने वाला बल कितना लग गया? 0। ओके, अब केस नंबर 2 देखें, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो जब थीटा 90 पुट करेंगे तो हम जानते हैं साइन 90 का मान अधिकतम होता है, तो F बराबर क्या जाएगा? ILB, मतलब मैक्सिमम। साइन 91 रख दिया मैंने, तो F बराबर ILB, ये लग रहा है मैक्सिमम लग रहा होता है। जैसे हम देखते हैं आवेश पर बल कब लगता है अधिकतम? जब उसका वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। तो यहाँ भी जब हम देखें धारा अर्थात लंबाई जो वेक्टर है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो बल का मान अधिकतम लगेगा।
यहाँ बच्चों इस एफ वेक्टर दिशा कैसे निकालेंगे, वैसे ही जो अपने वहां पे के सेकंड में निकाली थी कल, कैसे निकाली बच्चों बल की दिशा, कैसे निकालते हैं, दाएं हाथ के चपेट के नियम से, या हम बाएं हाथ के फ्लेमिंग के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, बस वहां पे अपने जो वहां पे बच्चों अपने वी वेक्टर की दिशा ली थी उसकी जगह यहाँ पे हमें आई का यूज करना है, धारा आई का यूज करना है। मतलब कैसे, जैसे कि यहाँ पे अपन दाएं हाथ का चपेट का नियम कैसे लगाते हैं, उंगलियां रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, सीधी उंगलियों को, इन सीधी उंगलियों को रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, अंगूठा रखते हैं वेग की दिशा में। अब यहाँ वेग तो है नहीं, हम धारा की दिशा में रखेंगे अंगूठा, अंगूठा रखेंगे धारा की दिशा में, तो चपेट की दिशा आएगी, चपेट की दिशा क्या शो करेगी, बल की दिशा को, मतलब इस दिशा में बल लग गया। फ्लेमिंग के नियम में करते बच्चों, फर्स्ट उंगली को खोलते अपन किधर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की ओर, सेकंड उंगली खोलते थे वाली किसकी ओर, ये खोलते थे वेलोसिटी की तरफ, तो यहाँ वेलोसिटी तरफ नहीं खोलनी है, धारा की तरफ खोलनी है उंगली को। फिर जो अंगूठा खुलेगा जिस दिशा में, ये बताएगा बल की दिशा को, मतलब इस दिशा में बल लग रहा होगा। ठीक है, ऐसे अपन देखते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे एग्जांपल के रूप में दो डायग्राम देख लिए। फर्स्ट डायग्राम में देखिए, यहाँ पे चपेट के नियम से अपन देखें कैसे, उंगलियां रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की ओर, अंगूठा रखना है धारा की दिशा में, मतलब अंगूठा रखा नीचे की ओर, इस तरह से अंगूठा नीचे की ओर, उंगलियां रखी बी की ओर, तो चपेट कहाँ रहा है, बाहर की ओर। तो इस चालक पर बल लगेगा, क्या लगेगा, एफ बराबर आई एल बी आएगा, एफ बराबर आई एल बी, और इसकी दिशा क्या आ रही है, बाहर की ओर, मतलब बाहर की ओर कैसे शो करेंगे, डॉट से, ये लो F बराबर आई एल बी, आ जाएगा F का मान आई एल बी, और ये दिशा क्या है इसकी, डॉट, डॉट के अनुसार बल लगेगा ये। यहाँ देखो बच्चों सेकंड डायग्राम में, यहाँ सेकंड डायग्राम में उंगलियां रखनी है चुंबकीय क्षेत्र की ओर, उंगलियां अंदर की ओर, अंगूठा रखना है धारक दिशा में, इस तरफ अंगूठा इस तरफ जा रहा है धारक दिशा में, उंगलियां अंदर की ओर, चपेट कहाँ है, इधर की ओर। तो यहाँ पे बच्चों बल लग गया, इस दिशा में लग गया बल, इस तरह से ये F, ये F की दिशा आएगी इस तरफ से, F बराबर क्या आएगा, आई एल बी। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं थीटा 90 है, वो थीटा 90 का है, यहाँ पे तो ये छड़ तो यूं झुकी हुई है, अरे छड़ झुकी हुई है, क्षैतिज से कुछ एंगल बना रही है। हम जो छड़ का एंगल लेते हैं वो क्षैतिज दिशा से बनाया गया कोण नहीं लेते, छड़ का हमें एंगल किससे लेता है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है बच्चों, अंदर की ओर, मतलब तल के लंबवत अंदर की ओर है, और छड़ कहाँ रखी है, इस तल में, तो इस छड़ के लंबवत है कि नहीं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जो आरोपित हो रहा है इस छड़ के लंबवत अंदर की ओर आरोपित हो रहा है, अर्थात एल वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे के सेकंड की बात करें, के सेकंड है, बल लग गया इस दिशा में। ठीक है, आई बस है। अब बच्चों देखें केस नंबर थर्ड, थीटा का मान बच्चों, अब यहाँ पे थीटा का मान 0 से 90 के बीच में, तो 0 से 90 के बीच में, तो हम क्या करते हैं इस केस में, इस केस अपने करेंगे बच्चों, घटक करेंगे, जैसे अपन ने कल वेग के घटक किए थे ना, ऐसे यहाँ पे हम एल के घटक करेंगे, एक तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। तो चलो देखो यहाँ पे हमने घटक कर दिया, ये एल पैरेलल इस दिशा में एल कॉस थीटा, एक एल परपेंडिकुलर इस दिशा में एल साइन थीटा, ये कर दिया घटक। ठीक है, अब अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, यही था एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा, ये लगा रखा है अपने एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा, मतलब इतना बल लगेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ये साइन थीटा को लिख रहा हूँ मैं एल के साथ, कुछ इस तरह से, आई तो ऐसे ही, बी को मैंने लास्ट में लिख दिया, एल साइन थीटा को एक साथ लिख दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें ये जो एल साइन थीटा है ये क्या है, एल परपेंडिकुलर, तो इसको हम अब लिखेंगे, इस कोष्टक को लिख देंगे एल परपेंडिकुलर, मतलब एल लंबवत। तो यहाँ पे बल क्या बन गया, एफ बराबर आई एल परपेंडिकुलर इंटू बी। तो बच्चों यहाँ पे एल परपेंडिकुलर क्या बता रहा है, यहाँ जो एल परपेंडिकुलर है, यहाँ जो एल परपेंडिकुलर है सिरे से सिरे तक, सिरे से सिरे तक बी वेक्टर के लंबवत लंबाई। ठीक है, सिरे से सिरे तक बी वेक्टर के लंबवत प्रभावी लंबाई कह सकते हैं, बी वेक्टर के लंबवत प्रभावी लंबाई, सिरे से सिरे तक बी वेक्टर के लंबवत प्रभावी लंबाई को शो कर रहा है, प्रभावी लंबाई। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एल परपेंडिकुलर क्या है, सिरे से सिरे तक बी वेक्टर के लंबवत प्रभावी लंबाई है। यहाँ बच्चों हम देखिए ऐसा भी कर सकते थे, इस एल को अलग रहने दें, आई को अलग रहने दें, बी को साइन थीटा के साथ सोचें, बी को साइन थीटा के साथ सोचें। क्यों, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना हम घटक एल के करें, हम घटक बी के भी तो कर सकते थे, बी के भी घटक कर सकते थे। एक तो बी का एल की दिशा में घटक, मतलब बी का एल के समांतर घटक जो कि बी कॉस थीटा जाएगा, और एक बी का एल के लंबवत घटक जो कि जाएगा बी साइन थीटा। जैसे यहाँ पे ये बी और ये एल है, ये थीटा ही सही हमने यहाँ पे बी के कर दिए घटक, इस डायग्राम में हम घटक से करें बी के, तो इधर बी का समांतर घटक तो क्या है एल कॉस थीटा, और बी का एल के लंबवत घटक क्या है बी साइन थीटा। तो हम इस सूत्र को ऐसे लिखते हैं, ये लिखा ना आई एल बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा को एक साथ सोचिए, तो बी साइन थीटा को लिख देंगे बी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बी परपेंडिकुलर क्या है, बी परपेंडिकुलर है एल वेक्टर के लंबवत, बी का मतलब एल वेक्टर के लंबवत प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र। तो हम कह सकते हैं यहाँ बी वेक्टर क्या, बी परपेंडिकुलर क्या बच्चों,
ये एल वेक्टर के लंबवत प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र है। एल वेक्टर के लंबवत प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र, प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो आवश्यकता पड़ने पे इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही है। जो जिसके घटक आप इजीली सोच पा रहे हो, चाहे एल के चाहे बी के, जो आपके मन में कर रहा है कि चलो इसके घटक करते हैं, कर डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। ऐसे अपन लिखते हैं। चलो अब इसमें दो एग्जाम्पल देखो बच्चों। एक एग्जाम्पल तो ये रहा। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र दाईं ओर इस प्रकार से यहाँ पे एक तार यूं घूम के जा रहा है इस तरह से, ये लंबाई भी एल है, ये लंबाई भी एल है, बीच में से मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है इस तार पर हमें चुंबकीय बल का मान बताना है, क्या होगा। तो चलो देखो यहाँ पे ये तार का निचला सिरा ये रहा, ऊपरी सिरा ये रहा, तो सिरे से सिरे तक बी वेक्टर के लंबवत प्रभावी लंबाई कौन होगी, ये लंबाई, इसको हम बोलेंगे एल परपेंडिकुलर, इसको हम एल परपेंडिकुलर बोलेंगे। इसका मान क्या होगा, देखिए इसका मान, मतलब मैं इस सूत्र का उपयोग करने आ रहा हूं, आई एल परपेंडिकुलर बी। तो अब देखिए यहाँ पे हम पहले इस एल का ये एंगल थीटा इधर घटक करें, ये वाला एंगल, ये घटक कितना आएगा, ये घटक आएगा एल कॉस थीटा या एल साइन थीटा, एल का इधर कॉस आएगा, साइन थीटा आएगा, ये आएगा एल साइन थीटा घटक। ऐसे ही नीचे वाला जो एल है इसका भी ये थीटा है, तो इधर का जो घटक आएगा ये कितना आएगा, एल साइन थीटा घटक। तो हम देखें यहाँ पे एल परपेंडिकुलर का मान कितना आ रहा है, एल साइन थीटा ऊपर, एल साइन थीटा नीचे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे इसके अंदर जो एल परपेंडिकुलर है, हियर एल परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना है, 2l साइन थीटा। एल लंबवत का मान 2l साइन थीटा है, तो हम कहते हैं अतः f बराबर आई एल परपेंडिकुलर इंटू बी का उपयोग करें तो आई 2l साइन थीटा इंटू बी, ठीक है। तो क्या जाएगा बेटा, ये जाएगा 2IL बी साइन थीटा, ये आ गया f का मान, ठीक है। चलो इसकी दिशा भी बताना चाहूं तो बल किस दिशा में लग रहा है, इसकी दिशा अगर अपन लिखेंगे तो क्या होगी, देखो बच्चों यहाँ पे एल परपेंडिकुलर आपने देख लिया कौन सी लेंथ है, ये डॉटेड लेंथ दिख रही है, एल परपेंडिकुलर सिरे सिरे तक परपेंडिकुलर लेंथ है। इसमें धारा किधर को जा रही है, नीचे से ऊपर की ओर। तो चपेट का नियम लगाएं, अंगूठा रखेंगे नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि निचले सिरे से ऊपरी सिरे की ओर जा रही है, प्रभावी रूप से धारा नीचे से ऊपर जा रही है, अंगूठा रखा ऊपर की ओर, उंगलियां खुली उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इस तरफ, तो चपेट कहाँ आएगा, अंदर की ओर। तो इस डायग्राम में चपेट अंदर की ओर आ रहा है, तो दिशा क्या आ रही है बेटा, अंदर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे, अंदर की ओर आरोपित, मतलब बल चुंबकीय बल जो लग रहा है अंदर की ओर लग रहा है। ऐसे बच्चों नेक्स्ट डायग्राम में इस प्रकार से, अब क्या तार यूं मुड़ा हुआ है, ये लंबाई 3l, ये लंबाई 4l है, बीच में 90 डिग्री है, और ये डॉटेड रेखा दिख रही है हमें इस चुंबकीय क्षेत्र की बिल्कुल सीध में दे रखी है। तो ये देखिए ये जो सिरे से सिरे तक ये डॉटेड लेंथ है, आप गौर से देखिए डॉटेड लेंथ बी वेक्टर के समांतर है, मतलब ये जो आपको लेंथ दिख रही है ये पूरी पूरी क्या है, समांतर, मतलब सिरे से सिरे तक की जो डॉटेड लेंथ आपने बनाई, पूरी पूरी डॉटेड लेंथ, पूरी की पूरी डॉटेड लेंथ जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आ रही है, अर्थात यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रभावी लंबाई कितनी है, 0। मतलब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत सिरे से सिरे तक की दूरी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो हम कह सकते हैं हियर एल परपेंडिकुलर का मान क्या है, 0। तो इसलिए बच्चों इस तार एबीसी पर, इस बच्चों नेट एफ एबीसी का मान क्या हो जाएगा, 0। इस एबीसी तार पे नेट बल क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, नेट बल 0 बनेगा, ठीक है। नेट एफ एबीसी का मान 0 आ जाएगा, तो इस पे नेट बल कितना है, 0 है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, उपरोक्त प्रश्न में यदि तार AB पर बल F लग रहा है तो तार BC पर कितना बल लगेगा, ये बताना है आपको। ये तार AB पर लगने वाला बल F है, तो BC पे कितना बल लगेगा ये हमें देखना है। तो चलो सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे भी अपन देखा पूरे तार पर नेट बल कितना है, 0 आ रहा है, तो नेट FABC का मान अपन देख रहे हैं 0 है, तो FABC को लिखते हैं FAB, मतलब ABC तार है, दो तार से मिलकर बना हुआ है, AB प्लस BC से, तो उसको लिखते हैं FAB वेक्टर प्लस FBC वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहां से FBC वेक्टर का मान क्या जाएगा बेटा, यह जाएगा माइनस FAC वेक्टर, ये आएगा, मतलब BC पे लगने वाला बल AC के परिमाण के बराबर है, परंतु डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, मतलब माइनस साइन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या जाएगा आंसर, यह जाएगा सेकंड माइनस F, ठीक है, क्योंकि दिशा विपरीत आएगी, ये अपन देख रहे हैं। तो यहाँ पे अपन ने ये 3 क्वेश्चन तो इस पे देख लिए, 2-3 क्वेश्चन तो समझे अपन ने। चलो और क्वेश्चन अपन समझे इस पे।
अब बच्चों अगला एग्जांपल देखें, नेक्स्ट एग्जांपल इस तरह से, यहाँ पे आपको इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र दिखा रखा है, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। और बच्चों इस प्रकार से L लंबाई का तार है, टोटल लेंथ L, इसको हमने इस तरह से मोड़ रखा है, मतलब यहाँ पे एक अर्धवृत्त फ्री अर्धवृत्त इस रूप में मोड़ रखा है, ठीक है। तो बच्चों आप सोचिए यहाँ पे ये अर्धवृत्त की लंबाई क्या होगी, पाई आर, ये अर्धवृत्त की लंबाई पाई आर, मतलब अर्धवृत्त मिलके कंप्लीट वृत्त के रूप में सोच सकते हैं, मतलब कुल लंबाई कितनी, 2 पाई आर। जो L यहाँ पे वो किस रूप में, 2 पाई आर, जहां R क्या है, इस त्रिज्या का मान, इस त्रिज्या को अपन R बोल दें, ये त्रिज्या R, ठीक है। तो यहाँ पे इस त्रिज्या को अपन R बोल रहे हैं, ये त्रिज्या R है, ठीक है। तो यहाँ से जो L हमें दिख रही है, L का मान कितना बच्चों, 2 पाई आर। और हमारा पर्पस क्या है, हमें इस पूरे तार पर चुंबकीय बल का मान बताना है। देखिए कितना होगा, सॉल्यूशन देखें यहाँ पे, इसमें यहाँ हम देखें बच्चों, हियर L इज इक्वल टू, यहाँ जो L का मान है कितना है बेटा, L बराबर 2 पाई आर, दिख रहा है L बराबर 2 पाई आर है, तो R का मान क्या जाएगा, L अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब देखिए यहां से इस सिरे तक जो लंबवत लंबाई है, बी वेक्टर के लंबवत प्रभावी लंबाई हमें कितनी दिख रही है, जिसे हम L परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो L परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, L परपेंडिकुलर इक्वल टू 4R, L परपेंडिकुलर 4R दिख रहा है, R का मान रख दें यहाँ पे L अपॉन 2 पाई, तो L अपॉन 2 पाई रख दिया तो क्या बन जाएगा, ये 2L अपॉन पाई। तो L लंबवत का मान यहाँ पे 2L अपॉन पाई आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगा दें फॉर्मूला, हमने क्या लिखा था, F बराबर IL परपेंडिकुलर B, ठीक है। अब यहाँ पे इस L परपेंडिकुलर का मान रख देंगे 2L अपॉन पाई, तो क्या जाएगा आंसर, 2L अपॉन पाई, ठीक है, रख दिया, और ये B, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। अब इसकी दिशा किधर आ रही है, दिशा भी देख लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा देखो दिशा, यहाँ पे जो ये डॉटेड लंबाई दिख रही है ना, ब्लैक वाली डॉटेड लंबाई, ये किसको शो कर रही है, L परपेंडिकुलर को। और यहाँ पे हम देखें धारा किधर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है धारा, तो ऊपर से नीचे की ओर, तो अंगूठा रखेंगे नीचे की तरफ, क्योंकि ये डॉटेड लंबाई हमारी क्या है, L लंबवत है, तो इस पे अंगूठा रखा नीचे की ओर, उंगलियां रखी चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, तो स्लैब में आएगा बाहर की ओर, चपेट की दिशा बाहर की ओर आ रही है, अर्थात इस पर जो बल लग रहा है चुंबकीय बल बाहर की ओर है। इस प्रकार से ये अपन डॉट के अनुसार दिखा दिया बाहर की ओर। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बच्चों, इस प्रकार से दो डोरियां हैं, इससे हमने एक धारावाही चालक छड़ को लटका रखा है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। ये जो रॉड है, रॉड इसका द्रव्यमान M, लंबाई L, रॉड में छड़, इस छड़ की लंबाई L, द्रव्यमान M है। तो आपसे कह रहा है कि साम्यावस्था में डोरी में तनाव का मान ज्ञात करना है, क्या होगा, ठीक है। अब बच्चों देखो ये रॉड है, इसका द्रव्यमान M, तो इसका mg बल तो कहाँ लग गया, नीचे की ओर, ये मैंने mg बल दिखा दिया, mg बल नीचे की ओर लगेगा, mg बल, ठीक है, mg बल तो आएगा नीचे की ओर। अब देखें चुंबकीय बल किधर की ओर आएगा, तो इस पे चपेट का नियम लगाएं, उंगलियां रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र का बाहर की ओर, तो उंगलियां रखेंगे बाहर की ओर, अंगूठा रखना धारा दिशा में, धारा इधर जा रही है इस दिशा में, अंगूठा धारा दिशा में रख दिया, तो चपेट कहाँ रहा है, नीचे की ओर। तो यहाँ पे जो ILB बल है, चुंबकीय बल, वो कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा वो भी। तो इस प्रकार से दिखा दिया अपने ILB चुंबकीय बल। तो यहाँ पे देखिए mg भी नीचे की ओर, IL भी नीचे की ओर, और T और ये T, 2T आ रहा है ऊपर की ओर। तो हम देखें सॉल्यूशन नंबर 5 यहाँ पे देख रहे हैं सॉल्यूशन में, यहाँ से देखिए 2T बराबर क्या जाएगा, साम्यावस्था में 2T बराबर mg प्लस ILB, ये इससे बैलेंस हो रहा है, तो 2T बैलेंस हो रहा है mg प्लस ILB से, इसलिए यहाँ पे T का मान कितना जाएगा, हाफ ऑफ mg प्लस ILB, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो साम्यावस्था में देख रहे हैं यहाँ पे तनाव का मान डोरी में आएगा हाफ ऑफ mg प्लस ILB, ये आ गया रिजल्ट, ठीक है। चलो अगला एग्जाम्पल देखें। अगले एग्जाम्पल में धरातल पे छड़ रखी हुई है जिसमें धारा जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर है, पश्चिम से पूरब की ओर धारा I प्रवाहित हो रही है। ये जो रॉड है, इस रॉड का मास M, लेंथ L है, ठीक है, ये बताया गया है। आपसे कह रहा है कि आवश्यक B वेक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ताकि छड़ धरातल से संपर्क छोड़ दे। मतलब पूछा है कि यहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र कितना व किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करें कि ये जो छड़ है धरातल से संपर्क छोड़ दे, अर्थात धरातल द्वारा छड़ पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल 0 हो जाए, ये हमें देखना है। तो चलो पहले तो mg बल तो कहाँ लग गया, इस पे नीचे की ओर, क्योंकि छड़ का द्रव्यमान M रखा है, तो इस पे mg बल कहाँ दिखाएंगे, नीचे की ओर, मैंने mg बल दिखा दिया, mg बल तो लग गया नीचे की ओर। अब इस mg को बैलेंस करना है, तो चुंबकीय बल, मतलब छड़ को धरातल से उठाना है, तो चुंबकीय बल कहाँ लगना चाहिए, ऊपर की ओर। तो हमें चुंबकीय बल चाहिए, मतलब ILB चाहिए, ऊपर की ओर चाहिए, यहाँ पे इस दिशा में चाहिए ILB हमें चाहिए इस दिशा में। तो इस दिशा में प्राप्त करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर लगाएं। तो बच्चों देखो हम जानते हैं यहाँ पे अंगूठा तो धारक दिशा में लगा सकते हैं, अंगूठा को रखना है धारक दिशा में, उंगलियां, हाँ अगर मैं साउथ से नॉर्थ रखूं, साउथ से नॉर्थ की ओर, तो हम देखें चपेट कहाँ आएगा, ऊपर की ओर, मतलब ILB ऊपर की ओर आएगा बल। तो हम देख रहे हैं ILB बल ऊपर की ओर प्राप्त करना है,
तो हमें उंगलियां कहाँ रखनी पड़ रही है, साउथ से नॉर्थ की ओर। मतलब चुंबकीय क्षेत्र हमें कहाँ लगाना पड़ेगा, साउथ से नॉर्थ की ओर। तो हम ये समझ सकते हैं सॉल्यूशन के रूप में अपन देखें, हम देखें आई एल बी ऊपर हेतु, ठीक है, ऊपर की ओर हेतु, ऊपर की ओर हेतु तो बच्चों बी वेक्टर हमें लगाना पड़ेगा S2n, बी वेक्टर S2n चाहिए, ठीक है। बी वेक्टर में कितना चाहिए, S से n की ओर चाहिए, तो उसकी दिशा हो गई। ये इसका आंसर आ गया, दिशा का आंसर आ गया। बी वेक्टर में क्या चाहिए, S से n की ओर, ये तो आ गई इसकी दिशा। अब इसका परिमाण अगर अपन देखें क्या होगा परिमाण, तो चलो देखो साम्यावस्था में ILB, और चलो यहाँ पे इसमें ये जो छड़ धरातल के संपर्क में, तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ आएगा, ऊपर की ओर n, नॉर्मल रिएक्शन शो करेंगे ऊपर की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम देखें साम्यावस्था में क्या जाएगा, यहाँ पे n प्लस ILB, इसको बराबर करेंगे किसके, mg के। अब बच्चों जैसे ही ये छड़ धरातल से संपर्क छोड़ेगी, n का मान क्या हो जाएगा, 0, तो इस n का मान रख देंगे 0, ठीक है। इस n का मान रख रहा हूं मैं 0 रख रहा हूं, क्योंकि ये धरातल से संपर्क छोड़ रही है। तो यहां से ILB का मान कितना आ गया, mg, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या बच्चों, क्या निकालना है, b का परिमाण निकालना है। तो इसलिए b बराबर क्या जाएगा, mg अपॉन IL, mg अपॉन IL, ये आ जाएगा रिजल्ट। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी आ गया। ये दिशा निकाल ली, ये निकाल लिया अपने परिमाण, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन 7वां इस प्रकार से, ये जो एक अनंत लंबाई का धारावाही तार है, अनंत लंबाई का धारावाही तार है, आई इसमें धारावाहित हो रही है, इसके कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। हम जानते हैं इस प्रकार से, अंगूठा इस दिशा में रखे, चपे यहाँ पे अंदर की ओर आ रही दिशा, तो इसके चारों तो यहाँ पे इस जगह चुंबकीय क्षेत्र दिशा क्या है, अंदर की ओर, इस धारावाही तार के कारण। तो जो अब यहाँ पे इसमें हमने एक धारावाही चालक रख दिया, छड़ रख दी, जिसमें लंबाई L है, छड़ की लंबाई, धारा इस दिशा में I प्रवाहित हो रही है। इस छड़ पर हमें निकालना है चुंबकीय बल, धारा I के B वेक्टर के कारण छड़ I पर चुंबकीय बल का मान बताना है क्या होगा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, इस धारावाही तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आता है उसका मान क्या होता है। देखिए अपन जानते हैं यहाँ पे I के कारण जो हम देखें B का मान क्या होता है बच्चों, B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, क्या कहते हैं 2 पाई x। हम जानते हैं म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R होता है, या 2 पाई x बोल लो। इसका मतलब जैसे यहाँ से दूरी x का मान बढ़ता जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा, चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, अर्थात इस छड़ पर हर स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग आरोपित हो रहा है। अभी तक अपन जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र समरूप था, यूनिफॉर्म था, लेकिन इस क्वेश्चन में चुंबकीय क्षेत्र समरूप नहीं है। छड़ के हर अलग अलग बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग आरोपित हो रहा है, इसलिए छड़ के हर अलग अलग बिंदु पर चुंबकीय बल का मान भी अलग अलग होगा। चुंबकीय बल का मान अलग अलग होगा, ठीक है। तो नेट बल ज्ञात करने के लिए फिर हमें समाकलन करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे ये जो बी है, यहाँ पे क्या बच्चों वेरिएबल है, ठीक है, मतलब असमरूप चुंबकीय क्षेत्र वेरिएबल है, इसलिए बच्चों यहाँ पे अल्पांश कैसे लेंगे, यहाँ पे अल्पांश ले, इस तरह से को यहाँ पे अल्पांश लिया धारावाही चालक पर, ये अल्पांश ले लिया, डीएल लंबाई का अल्पांश लिया, डीएल लंबाई या डीएस लंबाई बोलते हैं, डीएक्स लंबाई है, लंबाई ले ली मैंने डीएक्स, और यहां से दूरी ले ली एक्स, एक्स दूरी पर लिया अल्पांश की लंबाई डीएक्स ले ली। तो इस डीएक्स पर जो बल लगेगा, इस दिशा में लगेगा बल, इस दिशा में, ये डीएक्स लंबाई पर बल, इसको बोल दिया मैंने डीएफ, ठीक है। तो पहले अपन इस अल्पांश पर बल देखें, डीएफ का मान क्या होगा, देखिए, इसलिए अल्पांश पर बल डीएफ बराबर क्या होता है, आई एल डी लिखा था ना अपन ने, तो आई डीएक्स लंबाई कितनी है, डीएक्स इंटू बी, एफ बराबर आई डीएक्स इंटू बी। अब यहाँ पे बी का मान अपन रखें, कितना आएगा, आई डीएक्स, बी का मान लिखा अपन ने म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे कुल बल निकालें, इसलिए कुल बल मतलब समाकलन करके निकालना पड़ेगा, कुल बल F बराबर, इसका करेंगे समाकलन, तो समाकलन में जो कांस्टेंट राशियां इनको बाहर निकाल दें। अच्छा एक चीज और बच्चों, यहाँ पे स्मॉल आई के कारण लिखा था, यहाँ पे स्मॉल आई हो गलती कर दी अपन ने, यहाँ पे कैपिटल आई नहीं आएगा, क्या आएगा स्मॉल आई, क्योंकि धारा हम करेंगे स्मॉल आई के कारण, तो यहाँ पे स्मॉल आई आएगा, देखिए ना आई धारा स्मॉल आई है, तो यहाँ पे स्मॉल आई लिखे, यहाँ पे ध्यान रखें, ये छोटी मिस्टेक ना करें, ठीक है, स्मॉल आई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट है म्यू नॉट आई
स्मॉल आई ये तो अपॉन 2 पाई तो मैंने आउटसाइड में लिया, समाकलन केवल किसका करना है हमें 1 अपॉन एक्स का, एक कांस्टेंट को वैसे बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों x की लिमिट क्या लगाएं, देखिए अल्पांश को मैं इस सिरे पर लेता तो x कितना बनता a के बराबर, अल्पांश को इस सिरे पर लें तो x का मान क्या आएगा a प्लस एल, तो यहाँ पे न्यूनतम सीमा तो a है, अधिकतम सीमा क्या है a प्लस एल है, न्यूनतम सीमा a, अधिकतम सीमा a प्लस एल, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका रिजल्ट, यह आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई लॉग x, 1 अपॉन एक्स का समाकलन ये हो जाएगा बेटा लॉग x बेस ई, लिमिट a से लेकर a प्लस एल तक। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे तो क्या जाएगा रिजल्ट, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ठीक है, ब्रैकेट में लॉग a प्लस एल माइनस लॉग a, ठीक है, और बेस ई ये लगा दिया अपन ने। अब देखिए बच्चों लॉग a माइनस लॉग b रूप बन रहा है तो लॉग a अपॉन b हो जाएगा, तो लॉग a अपॉन b वाला क्या बन जाएगा रिजल्ट, ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ठीक है, ये जाएगा लॉग ऑफ a प्लस एल अपॉन a, ये आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। ये क्या निकाल लिया अपन ने, नेट बल का मान निकाल लिया, ठीक है। इस चालक छड़ पर नेट बल ये आ गया, धारावाही चालक पर नेट बल, और इसकी दिशा क्या है बच्चों, प्रत्येक अल्पांश बल ऊपर की ओर आएगा तो परिणामी बल भी क्या बनेगा ऊपर की ओर, ठीक है, तो परिणामी बल क्या आएगा ऊपर की ओर आ जाएगा, ये ऊपर की ओर, ये आ जाएगा रिजल्ट ऊपर की ओर, ठीक है, ये आ गया आंसर। अब बच्चों अब यहाँ पे एक नोट के रूप में देखें, यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ पे इस स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र अधिक है, इधर जाने पे चुंबकीय क्षेत्र का मान घटते आ रहा है, तो छड़ के प्रत्येक अल्पांश में बहुत छोटे बहुत सारे अल्पांश अपन ले, तो हर अल्पांश में हर बिंदु पे बल का मान अलग अलग आएगा, इस सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है बल का मान भी उच्च होगा, जैसे इधर जाते हैं कि बल का मान घटते जाएगा, ठीक है, तो वही अपन नोट लिखा है, छड़ के प्रत्येक बिंदु पर F बराबर असमरूप है, ठीक है, मतलब इस प्रकार से यहाँ पे बल उच्च लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा और कम लगेगा, यहाँ पे और कम लगेगा, तो इस छड़ के प्रत्येक बिंदु बल असमरूप लग रहा है, तो जैसे इस छड़ को छोड़ेंगे तो ये छड़ पे इस सिरे पर उच्च बल लग रहा है, तो ये सिरा उच्च रूप से त्वरित होगा तेजी से, ये थोड़ा धीमे धीमे त्वरित होगा, ये बहुत धीरे धीरे त्वरित होगा, तो छड़ इस प्रकार से विक्षेपित होगी इस पथ के अनुसार, ठीक है, मतलब छड़ दूर भी सरकेगी और घूर्णन भी गति कर रही है, मतलब छड़ की जो गति होगी वो कैसी होगी, स्थानांतरण गति प्लस घूर्णन गति, क्योंकि दूर भी जा रही है और घूम भी रही है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अतः छड़ स्थानांतरण प्लस घूर्णन गति प्रारंभ करेगी, ठीक है, मतलब छड़ को अगर अपन मुक्त रूप से छोड़ेंगे तो छोड़ते से ही स्थानांतरण प्लस घूर्णन गति स्टार्ट कर देगी, बात पहले पड़ी। और चलो नेक्स्ट पॉइंट अपन समझे, यहाँ पे बी वेक्टर में उपस्थित धारावाही वर्ती लूप में नेट बल व उत्पन्न तनाव, मतलब क्या बच्चों कि एक चुंबकीय क्षेत्र है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें अपन एक धारावाही लूप रखा, वर्ताकार लूप रखा, ठीक है, मतलब उसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो अब उस लूप पे कितना चुंबकीय बल लगेगा और उस लूप में कितना तनाव उत्पन्न होगा, ये चीज अपन देखने जा रहे हैं। अभी तक तो अपन क्या पढ़ रहे थे कि एक धारावाही तार था, मतलब लूप के रूप में नहीं था, एक धारावाही तार था, ठीक है, उस पे कितना चुंबकीय बल लग रहा था वो अपन देख रहे थे। अब यहाँ पे एक वर्ती लूप के रूप में तार है, तो उस पे कितना चुंबकीय बल लग गया वो देखने जा रहे हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से बच्चों चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, इसमें धारावाही लूप रखा हुआ है इस तरह से, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसमें कितना बल लगेगा उसको समझने के लिए अपन एक काम करें, इसमें ये अल्पांश लें, एक छोटा सा अल्पांश मान लो ये ले लिया अपन ने, एक अल्पांश ले ये डीएल वेक्टर ले लिया, एक अल्पांश लिया अपन ने ये ले लिया डीएल, यहां से तक ये डीएल, एक ले लिया ये अल्पांश लिया डीएल, ठीक है। और चलो देखो ये जो अल्पांश है धारावाही अल्पांश लंबाई डीएल, इस पे बल की दिशा क्या आएगी वो देखें, उंगलियां रखेंगे अंदर की ओर क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की ओर रखनी है, अंगूठा रखेंगे धारा की दिशा में, धारा है तीर दिखा रहा है, धारा इस दिशा में, चपेट आएगा इस तरफ, मतलब इस अल्पांश पे जो बल लगेगा इस दिशा में आएगा बल, इस दिशा में ये आएगा डीएफ, इसका मान कितना आएगा आई डी एल इंटू बी, आई एल बी होता है लेंथ डीएल है इसलिए आई एल बी होता दिखा, ठीक है। इस अल्पांश में देखें अंगूठा रखेंगे अंदर की, उंगलियां अंदर की ओर, अंगूठा धारा दिशा में, चपेट आएगा इस तरफ, मतलब इस दिशा में लगेगा बल इस तरफ ये, ठीक है, ये लगेगा बल डीएफ, ऐसे ही इस पे लगेगा बल इस तरफ ये डीएफ। तो देखिए बच्चों जितने भी अल्पांश ले सब हर तीनों अल्पांशों पे हम देख रहे हैं चुंबकीय बल लग रहा है डीएफ केंद्र से बाहर क्यों लग रहा है, केंद्र से बाहर क्यों लग रहा है, अर्थात एक दूसरे को निरस्त कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो नेट बल क्या हो जाएगा जीरो। तो यहां हम कह सकते हैं प्रत्येक लूप पर, यहां प्रत्येक अल्पांश पर, ठीक है, प्रत्येक अल्पांश पर हम देख रहे हैं यहाँ पे जो डीएफ है, ठीक है, डीएफ केंद्र से बाहर की ओर है,
केंद्र से बाहर की ओर है, बाहर की ओर पे, अतः लूप पर नेट बल F बराबर क्या होगा, 0 होगा। लूप पर नेट बल क्या होगा, 0। ठीक है, ये देख लिया। इसको चलो यूं भी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं बच्चों? देखिए अभी तक अपन ने पढ़ा तार के कारण देख रहे थे, हमने कहा था F बराबर I L परपेंडिकुलर B, मतलब L परपेंडिकुलर थी सिरे से सिरे की मध्य, एक सिरे से दूसरे के मध्य C दूरी। ठीक है, अब तार को मोड़कर अपन ने पूरा मिला दिया तो दोनों सिरों के मध्य, तार के दोनों सिरों को पकड़ के मिला दिया अपन ने, तार के दोनों सिरों के मध्य दूरी कितनी हो गई, 0। L परपेंडिकुलर 0 हो गया तो बल भी कितना जाएगा, 0। तो यूं भी सोच सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो यहां से प्रत्येक अल्पांश पर हम देख रहे हैं चुंबकीय बल बाहर क्यों लग रहा है, तो नेट बल 0 ऐसे सोचा अपन ने यहाँ पे। अब गौर से देखिए यहाँ बच्चों इसमें जितने भी अल्पांश हैं ये सब भी बल बाहर क्यों लग रहे हैं, बाहर क्यों लग रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, इसमें खिंचाव उत्पन्न करेंगे, लूप पे खिंचाव उत्पन्न करेंगे, अर्थात लूप में टाइटनेस उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, उसी को हम बोल रहे हैं तनाव बल। उस टाइटनेस को और उसका मान ज्ञात करने जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं बच्चों सभी डीएफ हैं, ठीक है, इन डीएफ के कारण, इन सभी डीएफ के कारण लूप में खिंचाव अर्थात तनाव बल उत्पन्न होगा। ठीक है, अर्थात तनाव T उत्पन्न हो जाएगा। अब इस तनाव T का मान क्या होगा ये अपन देखें। देखिए कितना आएगा तनाव बल का मान, तनाव बल T का मान इन सभी डीएफ के कारण लूप में खिंचाव अर्थात तनाव T उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा बच्चों, जो ये एक छोटा सा अल्पांश है, ये अल्पांश लिया मैंने, ये अल्पांश ऐसा है जो मान लो केंद्र पर ये एंगल बना रहा है, इस एंगल का मान ये है डी थीटा, इस एंगल का मान डी थीटा है। मतलब ये जो अल्पांश है केंद्र पर डी थीटा एंगल बना रहा है, इस तरह से डी थीटा एंगल ये दिखा दिया मैंने, ये अल्पांश दिखा दिया, ये केंद्र है, इस केंद्र पे कुल एंगल कितना बना है डी थीटा, तो आधा आधा एंगल ले लिया अपन ने डी थीटा बाई टू। ठीक है, और ये बाहर को जो बल लग रहा है कितना है आई एल बी, आई डी एल इंटू बी। और जो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला पोर्शन अपनी तरफ, मतलब खिंचाव लाएगा, तो खिंचाव के कारण यहाँ पे इस लूप में टाइटनेस होगी, ये तनाव बल लग रहा है, इस तरह पर इस तरफ, इस तरह पर इस तरफ ये तनाव बल लग रहा है, लूप में खिंचाव बल आ रहा है टी। ठीक है, अब खिंचाव बल आ रहा है तो यहाँ पे देखिए ये आधा एंगल डी थीटा बाई टू है, तो ये वाला एंगल आएगा डी थीटा बाई टू, ये डी थीटा बाई टू है, ये भी डी थीटा बाई टू, और ये होगा 90 माइनस डी थीटा बाई टू, तो इसको होना पड़ेगा डी थीटा बाई टू। ऐसे ही इधर से ये एंगल आएगा डी थीटा बाई टू। अब तनाव घटक कर दें, इधर आ जाएगा कॉस घटक, ये आ जाएगा साइन घटक, ऐसे ही ये एंगल था तो इधर कॉस घटक आ गया, ये आ गया साइन घटक। ठीक है, अब देखिए साम्यावस्था में ये बल तो लग रहा है ऊपर की ओर और ये दोनों बल लग रहे हैं नीचे की ओर, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे विपरीत दिशा में, ये ऊपर की ओर है ये नीचे की ओर, मतलब ये वाला बल इन दोनों के योग को बैलेंस करेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे साम्यावस्था में, देखिए साम्यावस्था में आप देख रहे हैं यहाँ पे इस जगह साम्यावस्था में ये 2t साइन थीटा बाई टू जो है, 2t साइन डी थीटा बाई टू, ये किसके बराबर है बच्चों, ये है आई डी एल बी के बराबर है साम्यावस्था में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एंगल यहाँ पे अल्प है, हम जानते हैं जब भी एंगल अल्प होता है, थीटा अल्प होता है, तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे साइन डी थीटा बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई टू लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आई डी एल बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 से तो 2 उड़ गया, अब यहाँ पे t क्या बचा, ये डी थीटा मतलब कोण। आप जानते हो कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ पे r है और चाप की लंबाई कितनी है dl, चाप यहाँ पे dl है, तो डी थीटा कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या मतलब dl बटा r लिख दिया अपन ने, तो i dl b, तो dl से dl उड़ा दो तो इसलिए t का मान आ गया तनाव t बराबर r i b। ठीक है, ये आ गया तनाव का मान, बस ये डायरेक्ट निकाल अपन सोल्व किया अपन ने, ये आ गया तनाव का मान, तो इतना तनाव उत्पन्न होगा। चलो इसमें एक चीज थोड़ी सी और समझाओ बच्चों, अगर ये धारा मान लो इधर की ओर ना होके विपरीत दिशा में होती, अभी तो हमने धारा दिखाया इस तरह दिखा रहे धारा, ऐसे ना होके यूं होती धारा, तो सारे डीएफ बल कहाँ पे अंदर की ओर, तो लूप में अब अंदर की ओर बल लगता मतलब संकुचन होता, अब तनाव नहीं आता, अब तनाव का मान कितना आता 0। तो ये भी ध्यान रखें धारा के अनुसार लूप में जो खिंचाव आ रहा है बाहर की ओर आ रहा है या अंदर की ओर सिकोड़ने की प्रवृत्ति है, तो लूप में बाहर की ओर फैलने की प्रवृत्ति तो ही तनाव बल उत्पन्न होगा, अंदर की ओर सिकोड़ने की प्रवृत्ति आ रही है तो तनाव बल नहीं लगेगा, 0 आएगा तनाव का मान। ठीक है, तो अभी तो तनाव ये आ रहा है।
चलो अगला टॉपिक देखो बच्चों, दो लंबे धारावाही चालकों के मध्य चुंबकीय बल, मतलब दो समांतर लंबे धारावाही तार हैं, इस प्रकार से दो समांतर धारावाही तार हैं, इनके मध्य चुंबकीय बल लगेगा, उसका मान क्या होगा, वो चीज अपन देखने जा रहे हैं बच्चों। देखिए यहाँ बच्चों दो कंडीशन बनती है, ये दो तार दिखा रखे हैं। कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, और सेकंड कंडीशन अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। ठीक है, तो बच्चों अगर दोनों में समान दिशा में धारा होती है तो उस केस में इनके मध्य लग रहा होता है आकर्षण बल। कैसा होता है बच्चों, आकर्षण बल, मतलब इस तरह से देखिए यहाँ पे इस तार पे बल लगेगा इधर की ओर, जिसे हम बोलेंगे F1 2 वेक्टर, मतलब 1 पे 2 के कारण बल, इस पे लगेगा इस दिशा में F2 1 वेक्टर, मतलब 2 पे बल 1 के कारण, दोनों बल एक दूसरे की ओर लग रहे हैं, अर्थात हम क्या बोलेंगे, कैसे लग रहे हैं बच्चों, ये आकर्षण बल। यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, आकर्षण। ठीक है, आकर्षण बल लगेगा यहाँ पे, आकर्षण बल। ठीक है, अगर दोनों में धारा समान दिशा में, और अगर दोनों में धारा विपरीत दिशा में इस प्रकार से, तो दोनों तार एक दूसरे को करेंगे प्रतिकर्षित, मतलब इस पे लगेगा बल इस दिशा में, इस दिशा में, इसे बोलेंगे F(1) ड्यू टू 2, इसे बोलेंगे F(2) ड्यू टू 1, मतलब दोनों पे इस तरह से आ रही है। ये क्या लग रहा है बच्चों, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग गया, इस पर अपन ने प्रतिकर्षण रूप में लग रहा है बल। ओके, अब यहाँ पे दोनों के परिमाण तो क्या होते हैं, बराबर, इन दोनों के परिमाण बराबर होते हैं, तो क्रिया प्रति के रूप में लग रहा है, तो यहाँ पे परिमाण जो है, यहाँ परिमाण जो लग गया F(1) 2 बराबर F(2) 1 बराबर F इज इक्वल टू सेम, दोनों पे बलों का परिमाण क्या होता है, समान। अब देखिए इस बल का सूत्र क्या होता है, कितना लग रहा होता है, तो देखें यहाँ पे एकांक लंबाई पर बल, प्रत्येक तार की एकांक लंबाई पर बल, प्रत्येक तार की जो एकांक लंबाई पर बल लग रहा होता है, इसका मान होता है F बराबर एकांक लंबाई पर जो बल का सूत्र बच्चों, ये होता है बल F बराबर μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ठीक है, I1 I2 धारा है और बीच की दूरी कितनी है R, तो बल का सूत्र है μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R, ये लग रहा होता है, और तार की लंबाई L दे रखी है। ठीक है, तो प्रत्येक तार की L लंबाई पर बल, लंबाई अगर L दी है, मुझे L लंबाई बल बताओ क्या होगा, लंबाई पर बल, तो यहाँ पे उस केस में L से गुणा कर दो, उसको L से गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा मान, μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू L, तो L से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये सूत्र में याद रखना है डायरेक्टली। अब बच्चों देखो इस पे चलो एग्जाम्पल देखें, 2-3 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अपन देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे 3 समांतर धारावाही तार हैं, इसमें I, इसमें 2I ऊपर की ओर है, इसमें 3I नीचे की ओर है, R दूरियां हैं। कह रहा है तार B की एकांक लंबाई पर नेट बल बताना है, क्या होगा नेट बल, मतलब आसपास A और B है, उनका परिणामी बल क्या लगेगा, B पर ही निकालना है। तो बेटा देखो पहले अपन A और B की बात करें, दोनों में धारा समान दिशा में है, तो A और B एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित, अर्थात इस पे लगेगा बल इस दिशा में। ठीक है, इस दिशा में बल लगेगा, ठीक है, और इस पे लगेगा बल इस दिशा में, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। ठीक है, इसको बोल दिया मैंने FAB, ठीक है, इसको FA बोल दिया। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, FBA, FAB और ये FBA दिखा दिया अपन ने, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों अब बात करें यहाँ पे अपन, यहाँ पे B एंड C की, ये B एंड C देखो गौर से, दोनों में धारा परस्पर विपरीत है, तो B और C तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे बेटा, ये इस दिशा में महसूस करेगा बल, ये इस दिशा में। ठीक है, इसको बोलेंगे FBC, B पर बल C के कारण, इसे बोलेंगे CB, मतलब C पर बल B के कारण। ठीक है, ये आ गया मान। ऐसे बच्चों अब A और C की बात करें, A और C दोनों, इसमें धारा I है, इसमें 3I नीचे है, दोनों विपरीत है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। कौन, A और C, तो A और C करेंगे प्रतिकर्षित, तो A पे आएगा बल इधर की ओर, इसे बोलेंगे FAC, इसे बोलेंगे FCA। तो इस प्रकार से अपन ने ये दिखा दिया। अब यहाँ पे इनके मान क्या होंगे पहले देखते हैं, फिर निकालेंगे B पे नेट बल। पहले बच्चों देखो यहाँ पे, इसमें अपन देख रहे हैं सॉल्यूशन, तो इसमें देखिए बेटा यहाँ पे FAB, AB का मान FBA के बराबर होता है, बराबर होगा, AB का BA के बराबर होगा, और सूत्र क्या होता है, तो क्या निकालना है, एकांक लंबाई पर निकालना है। देखिए एकांक लंबाई पर, तो एकांक लंबाई के लिए क्या होता है, μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R, μ0 AB के लिए धारा I है, यहाँ पे धारा 2I है, इसमें 2I है, और दूरी कितनी है इन दोनों में, R दूरी है, तो 2 पाई दूरी R, तो 2 से 2 कट गया, कितना जाएगा बेटा ये, μ0 I² अपॉन पाई R,
म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई आर। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अब हम बात करें बीसी की, तो एफ बी सी बराबर एफ सी बी, और म्यू नॉट धारा कितनी है इनमें, 2i 3i 3i, और दूरी कितनी है आर है यहाँ पे, तो 2 पाई दूरी आर है, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो जाएगा 3 म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई आर, 3 म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई आर, यह आएगा रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें देखें फिर हम बात करें ए और सी की, तो एफ ए सी इज इक्वल टू एफ सी है। ठीक है, एफ ए सी इज इक्वल टू एफ सी है, तो ए और सी में धारा आई 3i है, तो म्यू नॉट आई 3i, और दूरी कितनी है 2r के बराबर, तो 2 पाई 2r, दूरी r 2r है यहाँ पे, ए से सी तक की दूरी 2r है, तो नीचे यहाँ पे कितना बन जाएगा टोटल 3/4 म्यू नॉट आई स्क्वायर बटा पाई आर। अब देखिए ये अपने बल लिख दिए। अच्छा, इन तीनों में सबसे बड़ा बल कौन सा लग रहा है, ये वाला, इसमें 3 आ रहा है गुणा में, उसके बाद ये क्योंकि यहाँ पे आगे गुणा में 1 आ रहा है, और फिर सबसे छोटा कौन है, यहाँ 3/4 आ रहा है। ठीक है, अब बच्चों देखो हमें क्या निकालना है, बी पर नेट बल, तो देखो नेट, अब जो बी पे जो बल लग रहे हैं, इस बी वाले तार पे 2 बल लग रहे हैं, की और एक ये दोनों लग रहे हैं इस दिशा में, मतलब बी पर जो नेट बल है टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा बाईं ओर। ठीक है, और दोनों जुड़ जाएंगे, तो हम देखें नेट एफ बी इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे एफ बी ए प्लस एफ बी सी, एफ बी ए प्लस एफ बी सी, तो इन दोनों को अगर अपन जोड़ दें तो देखो बी ए ये रहा, अच्छा बी सी लिख दिया क्या, इसको बी ए कर लेना, बी ए, एफ ए बी बराबर एफ बी ए, सही कर लो। ठीक है, एफ ए बराबर एफ बी ए, मिस प्रिंट होगा, सही कर लेना उसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एफ बी इज इक्वल टू एफ बी ए प्लस एफ बी सी, अपन देख रहे हैं इन दोनों के योग के बराबर होगा, क्योंकि दोनों की दिशाएं एक ही तरफ है। अब इनका योग करें, ये रहा एफ बी ए, ये रहा, इसका मान आगे यहाँ पे गुणन में 1 आ रहा है, एफ बी सी यहाँ पे गुणा में 3 आ रहा है, तो उनको ऐड करेंगे तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो जाएगा 4 म्यू नॉट आई स्क्वायर बटा पाई आर, और किधर की ओर आएगा बच्चों, बाईं ओर, बाईं ओर, ये इसका आंसर आ गया, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब बच्चों यहां से अगर चलो जो यहाँ पे दोनों एक ही दिशा में थे इससे जुड़ गए, अगर मान लो दोनों बल विपरीत दिशा में होते तो फिर हमें क्या करना पड़ता, माइनस, किस में से किसको माइनस करते, बड़े में से छोटे वाले को माइनस करते अगर विपरीत दिशा में होते। कैसे, चलो देखो, अगर आपसे मान लो ए पे पूछता बल यहाँ पे, ठीक है, मान लो बच्चों एक नोट के रूप में अगर बोले कि अगर हमसे ए पर पूछे नेट बल, तो नेट एफ ए अगर अपन को निकालना है तो नेट एफ ए, तो देखो चित्र में गौर से ए पर 2 बल लग रहे हैं, एक तो ये एफ ए बी दाईं ओर, एफ ए सी बाईं ओर। ठीक है, तो नेट बल घटा के निकालना पड़ेगा। अब देखें दोनों में से बड़ा कौन है, एफ ए बी का मान में तो यहाँ पे गुणा में 1 आ रहा है, और एफ ए सी में यहाँ पे गुणा में 3/4 आ रहा है, तो बड़ा कौन होता है 1, तो यहाँ पे हम ए बी में से माइनस करेंगे ए सी को, एफ ए बी माइनस करेंगे एफ ए सी को माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि एफ ए बी का मान ज्यादा है एफ ए सी से, एफ ए बी इज ग्रेटर देन एफ ए सी, ये अपन देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें देखो ए बी में यहाँ पे 1 आ रहा है, ए सी में यहाँ पे 3/4 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 - 3/4 करें तो कितना बनता है 1/4, तो आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो आ जाएगा 1/4 म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई आर। ठीक है, और किधर आएगा, जो बल बड़ा है उसके अनुदिश, बड़ा कौन है ए बी, मतलब हम क्या बोलेंगे दाईं ओर। ठीक है, यह आ जाएगा दाईं ओर। तो हमसे अगर ए पे नेट बल पूछता तो हम ऐसे निकाल लेते। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये अपन ने एक एग्जांपल देख लिया इस लंबे धारावाही चालक पे बल का। इस पे चलो और एग्जांपल आपको समझाऊं, और चलो नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखें यहाँ पे इसमें इस तरह से कि यहाँ पे बच्चों एक लंबा धारावाही तार है, ठीक है, अनंत लंबाई का, दोनों तरफ लंबाई अनंत लंबा धारा तार है, इसके पास एक लूप रखा हुआ है जिसकी भुजाएं दे रखी है, ये 2 मीटर और ये 6 मीटर, और यहाँ से ये वाली भुजा 2 मीटर दूर है जो कि इसके समांतर है तार के। अब क्या है, लूप पर नेट बल बताना है क्या होगा, तो चलो देखो ये जो धारावाही तार है, इस तार के कारण इस भुजा पे बल लगेगा इधर की ओर, क्योंकि देखो दोनों में धारा की दिशा समान है, पहले ये वाली भुजा क्या होगी आकर्षित, जबकि ये वाली भुजा देखें इस तार से, इस तार के कारण ये वाली भुजा क्या होगी प्रतिकर्षित, क्योंकि ये धारा दोनों विपरीत दिशा में, ये प्रतिकर्षण हुआ। ठीक है, इस भुजा पे लगे बल ऊपर की ओर। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तार के कारण, इस तार के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या है बच्चों अंदर की ओर है, तो उंगलियां रखें अंदर की ओर, अंगूठा रखें धारक दिशा में, तो चपेट कहाँ रहा है इसके ऊपर की ओर, अर्थात इस वाली भुजा पे बल लग रहा है ऊपर की ओर। ठीक है, और इस वाली भुजा पे बल का लग गया नीचे की ओर,
कि उंगलियां अंदर क्यों रखेंगे, अंगूठा धारक दिशा में, चपेट आएगा नीचे की ओर, तो इस भुजा में बल लग गया नीचे की ओर। तो यहाँ से देखिए F3 और F4 तो कट जाएंगे आपस में, दोनों के परिमाण बराबर होंगे इसलिए कट जाएंगे, लेकिन F1 और F2 के परिमाण बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये वाली भुजा इसके अधिक निकट है तो F1 का मान बड़ा होगा, और ये वाली भुजा इस तार से दूर है इसलिए F2 का मान कम होगा। तो यहाँ से हम देखें सॉल्यूशन के रूप में अपन देखें, यहाँ पे F3 से F4 कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, ठीक, क्योंकि परिमाण बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन F नेट, अतः F नेट जो आपको प्राप्त होगा, F नेट बराबर क्या आएगा बेटा, F1 माइनस F2। क्यों? क्योंकि F1 का मान बड़ा है, क्योंकि F1 इज ग्रेटर देन F2 है। यहाँ पे F1 का मान बड़ा है, पास होने के कारण, तो F नेट का मान F1 माइनस F2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे F1 का मान रखें, लंबाई की दे रखी है 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर लंबाई है, और अपन जानते हैं लंबाई दे रखी है तो क्या लगाते हैं, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r इंटू एल। म्यू नॉट I1 जो कि 2 है, I2 जो कि 3 है, अपॉन 2 पाई r, डिस्टेंस कितनी यहाँ पे 2 मीटर है, दोनों भुजाओं के, दोनों तारों के मध्य, तो ये 2 रख दिया, और लंबाई कितनी यहाँ पे 6, ये लंबाई 6 रख दी, फिर माइनस, अब इस पे बल देखें, इस धारा के कारण 2 एम्पीयर वाला धारा कारण, तो म्यू नॉट I1 2 है, I2 का मान 3 है, बटे में 2 पाई r। अब यहां से तक की डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा, 2 प्लस 2 कितनी है, 4 मीटर डिस्टेंस है, क्या 4 रखेंगे FQR, और ये लंबाई 6, ठीक है। अब यहाँ पे इसको माइनस कर दो, तो माइनस करने पे आ जाएगा 9/2 म्यू नॉट अपॉन पाई, 9/2 म्यू नॉट अपॉन पाई, ये बनेगा। और चो म्यू नॉट का मान अपन को पता ही है क्या होता है, 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस 7, ठीक है, बटे में पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो 9 से 2 से 4 दो बार कट जाएगा, 9 से 18 जाएगा, तो 18 गुणा 10 की घात माइनस 7 न्यूटन, ये आ जाएगा आंसर। और ये किधर क्यों रहेगा बच्चों, ये आएगा वायर की तरफ, तार की तरफ, ठीक है, मतलब बाईं ओर, ये आएगा बाईं ओर। क्यों? क्योंकि बच्चों F1 का मान ज्यादा है, इसलिए लूप किधर की ओर सरकेगा, तार की तरफ, मतलब जैसे हम इस लूप को छोड़ेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ेंगे, ये तार की तरफ आकर्षित होगा, ये आया मतलब इसका, ठीक है, तो आ जाएगा रिजल्ट। चलो अब देखो अगला एग्जांपल देखेंगे बच्चों, कि कुंजी ऑन करने पर क्या होगा, मतलब अभी कुंजी ऑफ है, यहाँ पे कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, दिख गया कोई धारा प्रवाहित नहीं, लेकिन जैसे कुंजी को ऑन करेंगे धारा इस प्रकार से प्रवाहित होने लगी पूरी जगह, इस प्रकार से धारा I प्रवाहित होने लगी, ठीक है, पहले कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे कुंजी ऑन की धारा इस प्रकार से प्रवाहित होने लग गई। अब वो जो गौर से देखिए, प्रत्येक लूप में धारा जो आ रही है समांतर आ रही है, एक दूसरे के समान दिशा में, तो समान दिशा में धारा आ रही है, तो सारे लूप एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इसलिए स्प्रिंग थोड़ा कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेस होने पे M पिंड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की ओर, बस यही इसका आंसर है, ठीक है। तो क्या करें बच्चों, यहाँ पे इसमें, यहाँ पे सभी लूप में, प्रत्येक लूप में I की दिशा समान होगी, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज लूप के मध्य क्या लगेगा, आकर्षण, लूपों के मध्य क्या लगेगा बच्चों, आकर्षण लगेगा, और आकर्षण लगेगा इसलिए स्प्रिंग क्या होगी, संकुचित, ठीक है, स्प्रिंग संकुचित होगी, ठीक है। अब स्प्रिंग संकुचित होगी इसलिए बच्चों पिंड किधर शिफ्ट होगा, अपवर्ड, ठीक है, M अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, तो M ऊपर की ओर विस्थापित हो जाएगा, बस इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो चलो यहाँ तो अपन ने पढ़ा समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। अब उसके बाद अपन देखें आवेशों के मध्य बल। दो आवेश गतिशील अवस्था में है तो उनके मध्य एक तो चुंबकीय बल लगता है और एक विद्युत बल मतलब कूलाम बल लगता है, ठीक है। कूलाम बल पढ़ा ही आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वही K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे हम इन दोनों बलों की तुलना करें तो उनका अनुपात क्या आता है। देखिए यहाँ बच्चों दो आवेश गति कर रहे हैं Q1 और एक Q2, v वेग से गति कर रहे हैं एक दूसरे समांतर। अब इनके मध्य देखो जैसे कि हम देखें दोनों धनावेश है तो कूलाम बल मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो क्या लगेगा प्रतिकर्षण के रूप में, ठीक है। और यहाँ पे इसमें जो विद्युत बल है मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा। देखिए मैग्नेटिक फोर्स के लिए अपन देखें ये धनावेश है इधर की ओर वेग है तो हम इसमें धारा किधर मान सकते हैं, इधर की ओर हम मान सकते हैं धारा I1 इधर की ओर है। ये भी धनावेश है इधर जा रहा है तो इसमें भी धारा हम समान दिशा में ऐसे मान सकते हैं I2, क्योंकि धारा आवेश धनावेश की गति के रूप में मानी जा सकती है। जिस दिशा में धनावेश गति कर रहा है
धारा की दिशा उधर की ओर मानी जा सकती है। तो बच्चों अब देखिए ये दोनों धारा समान दिशा में है, अर्थात एक दूसरे के समांतर समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, इसलिए चुंबकीय बल यहाँ पे आकर्षित के रूप में होगा। तो इस डायग्राम में देख रहे हैं चुंबकीय बल तो आकर्षित के रूप में है और कूलाम बल मतलब विद्युत बल यहाँ पे प्रतिकर्षण के रूप में है, ठीक है, क्योंकि दोनों सजातीय आवेश है। हाँ अगर दोनों विजातीय होते तो यहाँ पे जो विद्युत बल है वो आकर्षण के रूप में लग रहा होता, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें बच्चों इसमें इनका जो अनुपात है हियर F चुंबकीय बल और यहाँ पे F विद्युत बल मतलब कूलाम बल की बात करें तो इसका जो अनुपात होता है बेटा ये होता है v²/c², मतलब चुंबकीय बल और कूलाम बल के मध्य अनुपात है v²/c² होता है, ठीक है। जहां पे c है ये प्रकाश वेग को बता रहा है, लाइट वेलोसिटी जो प्रकाश वेग है ना उसको बता रहा है, प्रकाश वेग को, ठीक है। c यहाँ क्या बेटा प्रकाश वेग को दर्शा रहा है। अब यहाँ पे देखो प्राय अपन जानते हैं वेग जो होता है कण के वेग प्रकाश के वेग की तुलना में कम होते हैं, क्योंकि प्रकाश का वेग दुनिया में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम देखें प्राय v इज लेस देन c होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे F चुंबकीय बल का जो मान है इज वेरी लेस देन क्या होगा, एक विद्युत बल की तुलना में चुंबकीय बल काफी छोटा होगा, ठीक है। तो इसलिए बच्चों जब दोनों बलों के मान हमें पता चलने का ये बल कितने लग रहे हैं तो उसके अंदर परिणामी बल ज्यादा किसका कौन सा होगा, विद्युत बल। इसलिए बल की जो प्रकृति है परिणामी प्रकृति मतलब आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण हम किससे डिसाइड करेंगे, विद्युत बल से, क्योंकि इसका मान ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं इसलिए F नेट की प्रकृति मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है। F नेट की प्रकृति ये किसके अनुसार होगी, F विद्युत के अनुसार होगी, मतलब परिणामी बल आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, विद्युत बल के अनुसार, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए मतलब विद्युत बल आकर्षण है तो परिणामी प्रकृति भी आकर्षण होगी और विद्युत बल प्रतिकर्षण है तो परिणामी बल भी प्रतिकर्षण रूप में लगेगा, ये मतलब मेरी कहने का, ठीक है। देखिए इधर यहाँ बच्चों एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल है इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन बीम है और एक प्रोटॉन बीम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पुंज और प्रोटॉन पुंज इस तरह से गति कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके मध्य जो बल लगेगा यहाँ पे देखें किस प्रकार से बच्चों, देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे इसमें जो विद्युत बल है F विद्युत बल क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, तो किस रूप में आएगा, आकर्षण के रूप में, ठीक है, क्योंकि विजातीय है, क्योंकि दोनों आवेश कैसे बच्चों विजातीय आवेश है, तो विजातीय आवेश है तो यहाँ पे विद्युत बल तो कैसा है आकर्षण रूप में। और चुंबकीय बल की बात करें F चुंबकीय बल कैसा लगेगा, उसके लिए अपन देखें यहाँ बच्चों इसमें यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पुंज है मतलब नेगेटिव आवेश इधर जा रहा है तो उसकी धारा हम इधर मान सकते हैं विपरीत दिशा में, क्योंकि नेगेटिव आवेश है, ये पॉजिटिव आवेश इधर जा रहा है तो I2 मान सकते हैं इस दिशा में, ठीक है। अब देखिए दोनों धाराएं एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए चुंबकीय बल की प्रकृति क्या होगी, ये होगी प्रतिकर्षण। चुंबकीय बल की प्रकृति क्या होगी, प्रतिकर्षण होगी, क्यों, क्योंकि दोनों यहाँ पे विपरीत दिशा में, ठीक है, क्योंकि I1 के विपरीत I2 है, I1 के विपरीत I2 है, तो दोनों धाराएं विपरीत दिशा में है, इसलिए यहाँ पे चुंबकीय बल तो क्या लगेगा प्रतिकर्षण। इसलिए बच्चों F नेट है, F नेट की प्रकृति क्या होगी बच्चों, यहाँ पे क्या होगी आकर्षण। ये आपसे कहा मैंने कि किसके अनुसार डिसाइड करना है आपको बच्चों, यहाँ पे विद्युत बल के अनुसार, तो F नेट क्या हो जाएगा आकर्षण के अनुसार लगेगा। मतलब जैसे ही इन दोनों लूपों यहाँ पे इन बीम को स्टार्ट करेंगे, ये बीम कुछ इस तरह से विक्षेपित होंगी एक दूसरे की ओर, कोई आकर्षण लग रहा है, ये इस तरह से विक्षेपित होंगी क्योंकि एक दूसरे के बीच क्या लगा आकर्षण लगा, तो इस तरह से विक्षेपित होंगी आकर्षित के रूप में, ठीक है। बात पल्ले पड़ी। चलो अब देखें नेक्स्ट एग्जांपल, अगला एग्जांपल बच्चों इस तरह से यहाँ पे एक धारावाही तार है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन पुंज ऐसे गति कर रहा है, तो बेटा यहाँ पे अपन देखें इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो इसमें विद्युत बल है, विद्युत बल का मान तो आएगा 0। क्यों आएगा 0? क्योंकि बच्चों तार में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, और तार में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 0 कैसे लिख दिया, क्यों बच्चों देखो तार पे आवेश नेगेटिव है ही नहीं, तार पे तो आवेश कितना है 0, क्यों, क्योंकि तार में जितने इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उतने धनावेश भी तो है स्थिर आयन के रूप में, तो तार एक्चुअल में क्या है विद्युत उदासीन है, तो उदासीन तार के कारण उस इलेक्ट्रॉन पुंज पे कोई बल लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो विद्युत बल का मान क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि तार उदासीन, क्योंकि तार बच्चों क्या है उदासीन है। हम गलती क्या करते हैं बेटा, हम गलती करते हैं तार में सोचते हैं इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो गति कर रहे हैं लेकिन स्थिर आयन भी तो है, ये भी तो सोचो, ठीक है। तो तार उदासीन है इसलिए विद्युत बल 0 है। और फिर बात करें बच्चों पे
हम चुंबकीय बल की। तो चुंबकीय बल यहाँ पे कैसा लग रहा है, देखिए ये धारा I1 दे रखी है, इलेक्ट्रॉन पुंज इधर गति कर रहा है, तो उसकी धारा किधर मान सकते हैं, इस तरफ नीचे की ओर। तो अब यहाँ पे देखिए I1 I2, ये इसको I2 बोल दिया, I1 I2 क्या दोनों विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में तो कैसा लगेगा बच्चों, ये प्रतिकर्षण लगेगा। चुंबकीय बल यहाँ पे प्रतिकर्षण, ये प्रतिकर्षण के रूप में आएगा क्योंकि I1 I2 विपरीत दिशा में, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं I1 के विपरीत I2, I1 के विपरीत I2 है, इसलिए यहाँ पे प्रतिकर्षण लग रहा है, ठीक है। तो F नेट, अब यहाँ पे ठीक है विद्युत बल ही जीरो है, तो जो भी बल लगेगा चुंबकीय बल के अनुसार डिसाइड करेंगे, मतलब ठीक है, अगर दोनों बल विद्यमान होते तो आंसर हम देते हैं किसके अनुसार, विद्युत बल के अनुसार, लेकिन विद्युत बल ही जीरो है, तो जो थोड़ा बहुत भी लग रहा है चुंबकीय बल उसी के अनुसार आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर चुंबकीय बल के अनुसार आएगा, ठीक है, इसलिए हम F नेट अपन बोलेंगे, F नेट का मान क्या आएगा बेटा, प्रतिकर्षण। क्यों, क्योंकि विद्युत बल ही जीरो आ रहा है यहाँ पे, इसलिए हमें मजबूरन हमें प्रतिकर्षण आंसर देना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसका बीम को छोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम को तो छोड़ते ही है, इधर की ओर विक्षेपित होगी, कुछ इस तरह से विक्षेपित होगी, इस तरह से विक्षेपित होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पुंज जो है इधर की ओर विक्षेपित होगा। आई वो समय, तो बच्चों ये अपन ने 2-3 एग्जांपल देख लिए किसके बारे में, दो आवेश गतिशील अवस्था में, तो उनके मध्य चुंबकीय बल और विद्युत बल की ये अपन ने तुलना करी, बात पहले पड़ी। और तो देखो नेक्स्ट टॉपिक समझे यहाँ पे अपन, समरूप बी वेक्टर में धारावाही कुंडली पर बल व बलागुण, मतलब एक धारावाही कुंडली है जो कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है, या यूं कह लो कि कोई कुंडली है, उस पर हमने कोई समरूप चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया, तो उस कुंडली पर कितना बल लगेगा और या कितना बलागुण लगेगा, ये चीज बात कर रहे हैं अपन। तो बच्चों यहाँ पे डायग्राम है, इस तरह से डायग्राम में धारावाही कुंडली है, इस पर अपने इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर रहा है बी वेक्टर, ठीक है। इस कुंडली में एन घेरे हैं, आई धारा प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से, ठीक है। तो बच्चों इस कुंडली का एरिया वेक्टर किधर होगा बच्चों, क्षेत्रफल सदिश, तो उसका एरिया वेक्टर दिशा, एरिया वेक्टर दिशा हमेशा कुंडली के तल के लंबवत होती है, और वो दिशा निकालते कैसे, अपने दाएं हाथ की उंगलियों को धारा के अनुसार घुमाइए, धारा के अनुसार घुमाएंगे तो अंगूठा जिस दिशा में जा रहा है वो किसको बताता है, यहाँ पे एरिया वेक्टर की दिशा को। तो यहाँ पे ये धारा इस प्रकार, तो ये कुंडली में हम इस प्रकार से उंगलियां घुमाएंगे धारा के अनुसार, अंगूठा आ रहा है इस दिशा में, तो ए वेक्टर बताएगा इसके क्षेत्रफल सदिश को, ठीक है। कैसे निकाला, बाय राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम द्वारा, ठीक है, एरिया वेक्टर अपने सोचा। अब देखिए, और लूप में आपको पहले समझाया था मैंने कि कोई धारावाही लूप समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उसके प्रत्येक अल्पांश पर जो बल लगता है वो केंद्र से बाहर की ओर लग रहा होता है, तो हम देखते हैं उस पर नेट बल का मान क्या आता है, 0, ठीक है। तो उस लूप पे नेट बल तो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, एफ नेट का मान 0 होता है, परंतु उस पर जो नेट बलागुण है, नेट बलागुण का मान 0 नहीं होता। याद करो, बचपन में पढ़ा होगा आपने, टॉ इज इक्वल टू बी ना साइन थीटा, याद है, तो उसी चीज की बात कर रहे हैं, वही सूत्र पर यहाँ लिख रहे हैं। तो इस टॉ का मान होता है बच्चों एन आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एन आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या इसका परिमाण अगर अपन देखें तो इसका परिमाण क्या है बच्चों, यहाँ पे परिमाण की बात करें तो जाएगा टॉ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, ये इसका परिमाण हो जाएगा, परिमाण टॉ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, इसका परिमाण आएगा, क्योंकि सदिश गुणनफल है तो साइन थीटा लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी दिशा देखें, डायरेक्शन ऑफ टॉ वेक्टर, ये क्या होगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की ओर, क्योंकि यहाँ पे सदिश गुण आ रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की ओर। मतलब अगर हमें टॉ की दिशा दिखानी है तो सदिश गुणनफल किसका हो रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। तो बच्चों आपने वेक्टर वाले टॉपिक के अंदर सदिश गुणा की दिशा निकाली, कैसे निकालते हैं, एरिया वेक्टर से बी वेक्टर की ओर उंगलियां घुमाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा, मतलब टॉ की दिशा। तो इस चित्र में देखिए बच्चों, यहाँ पे उंगलियां हमें घुमानी है ए से बी की ओर, ये ए रहा और इस दिशा में बी है, तो उंगलियां घुमाएंगे इस तरह से ए से बी की ओर, मतलब घुमाइए, चलो उंगलियां ए से बी की ओर घुमाएं इस तरह से, अंगूठा कहाँ रहा है, अंदर की ओर। तो इस चित्र में कुंडली पर जो बलागुण लग रहा है उसकी दिशा क्या है, अंदर की ओर है, तो हम लिखा है इन फिगर टॉ वेक्टर इज इनवर्ड, ठीक है, टॉ वेक्टर दिशा क्या है, इनवर्ड है, मतलब अंदर की ओर है, ठीक है। अब तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90, ये सूत्र है परिमाण, इसमें थीटा 90 रखें तो टॉ का मान क्या आएगा, ए बी एन आई ए बी, मतलब बी आई एन ए बोल लो, एन आई ए बोल लो, जो कि अधिकतम होगा, ठीक है। लेकिन 0 डिग्री या 180 रखें तो हम जानते हैं साइन 0 और 180 का मान 0 होता है, तो बलागुण क्या आएगा, 0। तो बल तो खैर वैसे ही 0 है, बलागुण भी 0 हो गया, तो हमें क्या बोलेंगे इसको, साम्यावस्था की स्थिति, ठीक है। मतलब कुंडली का जो एरिया वेक्टर है अगर बी वेक्टर के, आरोपित बी वेक्टर के समान दिशा में है या जस्ट विपरीत दिशा में, तो उस केस में कुंडली साम्यावस्था की अवस्था में होती है, ठीक है। और जो अगर 0 डिग्री है अर्थात ए वेक्टर बी वेक्टर की तरफ है तो स्थायी साम्यावस्था होगी, और अगर एरिया वेक्टर के विपरीत दिशा में बी वेक्टर आपने लगाया है तो मतलब 180 डिग्री है तो अस्थायी साम्यावस्था होगी, ये हमें याद रखना है। ये चीज आपको मैं पहले समझा चुका हूँ किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ते थे अपन, इलेक्ट्रिक डायपोल
ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल में अगर बच्चों थीटा का मान हम देखते थे 0 डिग्री होता था तो थीटा 90 होता था, तो टॉप अधिकतम लगता था, और थीटा अगर 0 डिग्री या 180 होता तो वो साम्यावस्था होती थी। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री को हम बोलते थे स्थायी साम्यावस्था और 180 डिग्री को अस्थायी साम्यावस्था बोलते थे। वैसी चीज यहाँ भी आ रही है, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, ये धारावाही कुंडली है, इस पर हमने इस प्रकार से एक लंबवत चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो कुंडली के तल के लंबवत जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र। जैसे कुंडली का तल मान लो इस हथेली पर है, तो इस पर अगर मैं इस तरह से अंदर की ओर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगाऊं या इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाएं मतलब कुंडली के तल के लंबवत, तो हम बोलेंगे हमने इस पे आरोपित जो क्षेत्र है वो कैसा है, वो अनुप्रस्थ प्रकृति का आरोपित किया अपन ने, ठीक है। तो कुंडली पर हमने अनुप्रस्थ बी वेक्टर आरोपित किया। तो बेटा यहाँ पे हम देखें इस चित्र में हियर ए वेक्टर, बताइए इस ए वेक्टर की दिशा किधर की ओर है, कैसे देखेंगे, उंगलियां घुमाएं आई के अनुसार, इस तरह से अंगूठा कहाँ रहा है बाहर की ओर, तो ए वेक्टर की दिशा क्या है बेटा, ए वेक्टर इज इनवर्ड। ए वेक्टर कहाँ पे, इनवर्ड नहीं आउटवर्ड, आउटवर्ड है मतलब बाहर की ओर है ना। एरिया वेक्टर कहाँ पे हम देख रहे हैं बाहर की ओर है, बाहर की ओर, ठीक है। तथा जो बी वेक्टर आरोपित है, ठीक है, आरोपित बी वेक्टर, इस पर हमने जो बी वेक्टर आरोपित किया है, आरोपित बी वेक्टर इज इनवर्ड, दिख रहा है फील्ड हमने यहाँ पे इनवर्ड आरोपित किया है। एरिया वेक्टर तो आउटवर्ड है, बी वेक्टर इनवर्ड है, तो दोनों में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अर्थात थीटा इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे टॉ का मान क्या होगा 0, ठीक है। तथा साम्यावस्था कौन सी होगी बताइए, कौन सी होगी साम्यावस्था, 180 डिग्री पे क्या होती है अस्थायी, ठीक है, अस्थायी साम्यावस्था, मतलब ये लूप है ये अस्थायी साम्यावस्था में रखा हुआ है, ठीक है, लूप अस्थायी साम्यावस्था में, ठीक है, ये देख लिया अपन ने। चलो अगला एग्जांपल है बच्चों, अगला एग्जांपल में इस प्रकार से एक वर्गाकार लूप है, ठीक है, इस पर हमने इस प्रकार से बी वेक्टर आरोपित किया। ये बी वेक्टर बच्चों इस लूप का खुद का चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, ये इस पर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र है। यहां भी ये क्रॉस दिखा रखा है, ये इस कुंडली का खुद का चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, इस पर बाहर से आरोपित चुंबकीय क्षेत्र अपन ने दिखा रखा है, ठीक है। तो बच्चों इस कुंडली का जो एरिया वेक्टर होगा किधर होगा, कैसे बताते हैं, राइट हैंड थंब रूल से उंगलियां घुमाएंगे इस प्रकार से आई के अनुसार, अंगूठा रहा इस दिशा में, अर्थात यहाँ पे इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस दिशा में इसका एरिया वेक्टर है। तो हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है ये किस दिशा में आ रहा है, यहाँ ए वेक्टर की दिशा है एक्स अक्ष के अनुदिश, मतलब आई कैप के अनुदिश। एरिया वेक्टर यहाँ पे आई कैप के मतलब धनात्मक एक्स अक्ष की ओर है, ठीक है। एंड जो बी वेक्टर है आरोपित बी वेक्टर, आरोपित जो बी वेक्टर है आप देखिए आरोपित बी वेक्टर ये भी किधर है धनात्मक एक्स अक्ष की ओर, मतलब आई कैप की दिशा में है, ठीक है। अर्थात थीटा कितना है 0 डिग्री, अर्थात यहाँ पे हम देख रहे हैं थीटा का मान 0 डिग्री है, थीटा का मान 0 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे टॉ का मान 0 आएगा। और साम्यावस्था कैसी होगी बच्चों, 0 डिग्री पे साम्यावस्था कैसी होती है, कैसी होती है स्टेबल, मतलब स्थायी साम्यावस्था, स्थायी साम्यावस्था, मतलब ये जो लूप आपको दिख रहा है ये स्थायी साम्यावस्था में है, ये अपन ने देख लिया, ठीक है। चलो अब देखें अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल ये बच्चों इस प्रकार से सोलेनॉइड है, ये यहाँ से सोलेनॉइड धारा आई है, यहाँ से बाहर निकल धारा घूमती हुई यहाँ से अंदर जा रही है, यहाँ से घूमती हुई अंदर जा रही है, इस प्रकार से मतलब इस प्रकार से धारा है इसके अंदर ये, जिसके कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट स्मॉल एन आई, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि इसके अंदर हमने इस प्रकार से एक वर्ताकार कुंडली रखी हुई है, ठीक है, जिस कुंडली का जो अक्ष है इस तरफ अक्ष है और ये सोलेनॉइड की अक्ष है, मतलब कुंडली की अक्ष सोलेनॉइड की अक्ष के लंबवत है, इस प्रकार से हमने यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें एन घेरे हैं, आर इसकी त्रिज्या है, कैपिटल आई धारा है। तो बच्चों यहाँ पे इस सोलेनॉइड के चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस कुंडली पर अधिकतम बलागुण लगेगा, क्योंकि एरिया वेक्टर इस बी वेक्टर के लंबवत है, तो इसलिए कुंडली पर अधिकतम बलागुण लगेगा। ये कुंडली अपने आप को इस बी वेक्टर की तरफ घुमाना चाहेगी, क्योंकि बलागुण का मतलब क्या होता है घुमाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुंडली घूमकर इधर आना चाहेगी, एरिया वेक्टर इस बी वेक्टर की ओर बनना चाहेगा, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि सोलेनॉइड में कुंडली को चित्रानुसार पकड़े रखने हेतु, मतलब छोड़ेंगे छोड़ते से एरिया वेक्टर किधर आएगा बी वेक्टर की ओर, ठीक है। मतलब हर पिंड की स्थिति क्या होती है बच्चों, ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो अपनी साम्यावस्था को स्थायी बनाए रखना चाहता है, अर्थात थीटा 0 डिग्री की ओर लाना चाहता है, ठीक है। अभी यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि इस कुंडली को इस प्रकार से पकड़े रखने हेतु हमें कितना एक्स्ट्रा बलागुण लगाना पड़ेगा। अरे सीधी सी बात है, जितना सोलेनॉइड इस पे बलागुण लगा रही है उतना ही हमें विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बच्चों, सीधी सी बात है, सोचो जैसे मान लो पिंड है ये, इस पिंड को छोड़ते से कहाँ गिरता है, नीचे जाता है, क्यों, mg बल के कारण। आपसे कहा मैंने इसको पकड़ा, तो बताइए इसको पकड़े रखने के लिए मुझे कितना बल लगाना पड़ रहा है, कितना बल लगाना पड़ रहा है, mg लगा रहा है इस पे नीचे बल, उतना ही मुझे लगाना पड़ रहा है इसको इस पे बल ऊपर की ओर।
तो मुझे इसको ऊपर की ओर कितना बल लगाना पड़ रहा है, mg बल, ताकि ये इसको बैलेंस करके रखूं। तो वही चीज यहाँ पे इसको बैलेंस करके रखने के लिए हमें आवश्यक बलागुण कितना लगाना पड़ेगा, जितना इस पे सॉलिनॉइड लगाएगी विपरीत दिशा में। ठीक है, मतलब समझे यहाँ पे सॉल्यूशन इसका हम देख रहे हैं, यहाँ पे टॉ आवश्यक बलागुण का मान कितना होगा बच्चों, बराबर टॉ बाय बी वेक्टर ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड के बी वेक्टर के कारण जितना बलागुण लग गया उतना ही हमें लगाना पड़ेगा बलागुण विपरीत दिशा में। ठीक है, अब बच्चों टॉ का फॉर्मूला क्या होता है, देखा अपन ने NI AB साइन थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री दिख रहा है, एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल 90 डिग्री रख दिया। अब n यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इस कुंडली में घेरे n टर्न्स दे रखे हैं, I एरिया, अब यहाँ पे रेडियस दे रखी है r, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका पाई r स्क्वायर। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र ये रहा म्यू नॉट NI रख दिया, म्यू नॉट NI। ठीक है, म्यू नॉट NI। अब बच्चों साइन 90 का मान तो फिर 1 होता है, तो 1 रख देंगे, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। ठीक है, इतना हमें बलागुण लगाना पड़ेगा इसको इस प्रकार से पकड़े रखने हेतु। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल देखें। आपसे कह रहा बच्चों इस प्रकार से एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, यहाँ पे एक लूप रखा हुआ है, इसका द्रव्यमान m है, इस प्रकार से धारावाही लूप है। ठीक है, जैसे इसको छोड़ेंगे, छोड़ते से लूप अपने भार कारण नीचे की ओर गिरने लगेगा। हमसे कह रहा है कि इस लूप के द्रव्यमान को, मतलब भार को संतुलित करने हेतु, चित्र में धारावाही लूप के भार को संतुलित करने हेतु समरूप बी वेक्टर किस दिशा में आरोपित करना होगा। तो हम देख रहे हैं लूप को छोड़ते से mg बल का नीचे गिरेगा, तो आपसे कह रहा है कि इस mg बल को हमें चुंबकीय बल से बैलेंस करना है, मतलब किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाएं कि mg बल को वो बैलेंस कर ले। ठीक है, मतलब कौन चुंबकीय बल बैलेंस कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, धनात्मक y अक्ष की ओर, ऋणात्मक y अक्ष की ओर, y अक्ष के लंबवत या नन ऑफ दिस। तो सोचिए किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर आएगा नन ऑफ दिस। क्यों आएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमें क्या बोल दिया इसने, समरूप चुंबकीय क्षेत्र, समरूप चुंबकीय क्षेत्र बोल दिया है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में हम जानते हैं चुंबकीय बल का मान क्या होता है, 0। देखो नेट एफ का मान क्या होता है, 0 होता है, बल लगता ही नहीं है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन अपन समझे, सॉल्यूशन समरूप बी वेक्टर में, समरूप बी वेक्टर में चुंबकीय बल ठीक है बराबर 0 सदैव। ठीक है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल का मान क्या होता है, 0 होता है, इसलिए mg ऑफ लूप कैन नॉट बैलेंस। ठीक है, कैन नॉट बैलेंस मतलब संतुलित नहीं हो सकता, और लूप का जो mg वेट है वो बैलेंस ही नहीं हो सकता। इसके आंसर का टिक करेंगे नन ऑफ दिस, अर्थात संतुलन पॉसिबल ही नहीं है, अर्थात लूप नीचे गिरेगा ही गिरेगा, ये मतलब इसका। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक अपन ने ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कंप्लीट पढ़ लिया। ठीक है, धारा का चुंबकीय प्रभाव कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो कल अपन बच्चों स्टार्ट करेंगे इसका मैग्नेटिज्म के बारे में, चुंबकत्व के बारे में। ठीक है, तो चलो खैर आज के लिए इतना होते, कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।